कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और जब मैं जड़ें देखने लगा तो मुझे जड़ें ही नजर नहीं आई। तो मुझे लगा ये तो समाज ही रूटलेस है। पहले तो जड़ें बनानी होंगी, फिर इसको मजबूत करना होगा और फिर उस मजबूती का सहारा लेकर तब हमें राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मेरा जिंदगी का बहुत सा समय समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगा। माननीय कांसीराम साहब और उनका आंदोलन बहुआयामी था। पिछले दिनों उनके जन्मदिन पर राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन के लोग, समाज के लोग बड़े धूमधाम से मनाए। उन्हें बहुजन उद्धारक के रूप में भारतीय राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के रूप में देखा जाता है। उन्होंने पूरे भारत को अपना घर मानते हुए दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जातियों को एक करके एक संगठन के नीचे और एक राजनीति के तहत संगठित करके राजनीतिक सत्ता हासिल करने का एक यूटोपिया रचा। इस यूटोपिया का स्रोत सद्गुरु रैदास का बेगमपुरा का यूटोपिया है, जहां ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। यह कांसीराम साहब के रविदासिया संप्रदाय के परिवार में जन्म लेने की प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, उनको अपनी ऊर्जा का स्रोत माना और सांस्कृतिक जड़ों के तलाशने में, उसे पुनर्निर्मित करने में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। उनके स्मृति में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको सही नजरिए से, सही परिप्रेक्ष्य से व्याख्यायित नहीं किया गया है। बात है किसी भी कौम के लिए सांस्कृतिक जड़ें उनकी पहचान, इतिहास और मूल्यों का आधार होती हैं। ये जड़ें उस समुदाय को एकजुट करती हैं और उन्हें यह समझने में मदद करती हैं कि वे कहाँ से आए हैं और उनकी विरासत क्या है। सांस्कृतिक जड़ों में भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज, कला, संगीत, भोजन, साहित्य, दर्शन, धार्मिक विश्वास शामिल होते हैं, जिसे एक शब्द में धर्म भी कहा जाता है, जो हर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। पुरखों का ज्ञान और भाव वेदनाओं का संचार भी इसमें शामिल होता है। ये जड़ें न केवल अतीत से हमें जुड़ाव प्रदान करती हैं, बल्कि वर्तमान में आत्मसम्मान और सामुदायिक भावना को भी मजबूत करती हैं। इसे और सरल तरीके से समझने के लिए यह जाना जाए कि किसी कौम के त्योहार या लोक कथाएं उनके जीवन के मूल्य और दर्शन को दर्शाते हैं। साथ ही ये जड़ें बदलते समय में भी लचीलापन और तुलन की क्षमता देती है, ताकि वह अपनी पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक परिस्थितियों के साथ परिवर्तित और विकसित होकर तालमेल बिठा सकें। कुल मिलाकर सांस्कृतिक जड़ें एक कौम के लिए वह नींव है जो उन्हें अपनी विशिष्टता और गौरव का एहसास कराती है। इससे उनकी पहचान निर्मित होती है, क्योंकि जो सामाजिक रूप से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा होता है, सांगठनिक शक्ति वही निर्मित होती है और वही राजनीति में तब्दील भी होती है। इस चीज को साहब कांसीराम बड़ी ही गहराई से समझते थे। इस पीड़ा को वो महसूस करते थे, जिसे वह एक जगह बयां किए हैं, जिस पर आगे बात की जाएगी। 13 मार्च 2025 को कवि और आलोचक कैलाश दाहिया ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखा था, काश मान्यवर कांसीराम जी महान आजीवक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर को पढ़ लिया होता, तो दलित राजनीति आज यूं अंधेरे में ना भटक रही होती। इस सवाल की गंभीरता को लोग नजरअंदाज कर दिए और भक्त टाइप के लोग उस पर तरह तरह से टिप्पणी करने लगे।
लेकिन इसके गहरे नेतार्थ की जड़ें कहाँ से जुड़ी थी, ये देखें। इसके बाद लोगों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। दलित राजनीति करने वाले अपढ़ लोगों ने यह समझने की कोशिश नहीं करी कि आखिर यह कयास लेखक ने क्यों लगाई। आज देश में स्वतंत्र दलित राजनीति की दुर्दशा देखी जा सकती है। भाजपा और संघ द्वारा हिंदुत्व के सांस्कृतिक अभियान के सामने सब नतमस्तक हैं। किसी के पास इसका विकल्प नहीं है। 3 दशक पहले डॉक्टर धर्मवीर ने दलित कौम की सांस्कृतिक जड़ों को खोज लिया था। उसे विकसित करने और आधुनिकता के साथ व्याख्यायित करने में लंबा समय बीता। 2006 में कांसीराम साहब का देहांत हुआ, लेकिन 1987 से ही डॉक्टर धर्मवीर दलित धर्म, दर्शन, संस्कृति और इतिहास पर लिख रहे थे। सांस्कृतिक जड़ों को लेकर साहब कांसीराम बेहद चिंतित थे। एक साक्षात्कार वीडियो में खुद ही कह रहे थे कि सुने वो क्या कह रहे थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और जब मैं जड़ें देखने लगा तो मुझे जड़ें ही नजर नहीं आई, तो मुझे लगा यह समाज ही रूटलेस है। इस बात को समझना सभी लोगों की जरूरत है। इसको समझे बगैर हम राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। लोग हमारा साथ नहीं देंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं। जो जड़ें होती हैं, सांस्कृतिक जड़ें, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे विविध समाज इस देश में बसा हुआ है, वह उसी जड़ों से जुड़कर एक विशाल वृक्ष यानी बड़े वृक्ष का रूप धारण करती है, जिसको लेकर कांसीराम साहब एक यूटोपिया, एक स्वप्न दिखे थे और उसको साकार भी उन्होंने किया था। वह वृक्ष कोमल अवस्था में वामसेप था, DS4 बना, बड़ा होकर उसने फल देने लायक बसपा का रूप धारण किया। लेकिन एक समय के बाद पेड़ का भी अंत होता है। हमें उस पेड़ से नए बीज का सृजन भी करना जरूरी होता है। नए सामाजिक परिस्थिति, नए परिवेश, नए परिप्रेक्ष्य, नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जो समाज गतिशील नहीं होता, वह एक जगह ठहर कर मृत्यु का इंतजार करता है, खत्म हो जाता है, या फिर किसी दूसरे समाज व्यवस्था द्वारा हड़प लिया जाता है, निगल लिया जाता है। क्या दलित समाज इसी स्थिति का इंतजार कर रहा है? वह मृतप्राय बनना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी खत्म करना चाहता है। आखिर वह स्वतंत्र वैचारिक आधार के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? यह सोचने का बायस है। दलित समाज और राजनीति की दुर्दशा है, वह अपनी मौलिक आजीवक संस्कृति के जड़ों से कट जाने की वजह से है। डॉक्टर धर्मवीर अपनी आखिरी पुस्तक महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल में लिखे हैं, डॉक्टर अंबेडकर जड़ों से दूर थे, इसी वजह से समस्याएं क्रिएट हुई। उसमें उन्होंने धर्म यानी जड़ की पहचान करी है। एक अन्य पुस्तक दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर में उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलित चिंतन में जरूर और गहराई से पढ़ते हैं। उन्होंने दलितों के लिए बहुत सोचा और किया है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके मूल चिंतन को बीच में छोड़ दिया। अंतरण ने दलित समाज को विभिन्न घटकों में विभाजित कर दिया। हमारा समाज कहीं नियो ईसाई बना हुआ है, कहीं मजहबिया सिख बना हुआ है, दलित मुसलमान बना हुआ है, नौ बौद्ध बना हुआ है। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से न जुड़ने के कारण की स्थिति है। धर्मांतरण करना अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट जाना ही होता है। पोस्ट अंबेडकर थिंकर प्रोफेसर भूरेलाल जी संस्कृति और परंपरा पर लिखते हैं, हम दैत्य, दानव, राक्षस, असुर, रावण, शूद्र, अतिशूद्र, महाशूद्र, अंत्यज, अछूत, हिंदू आदि बिल्कुल नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी आजीवक धर्म के हैं। हमारा दर्शन आजीवक दर्शन है। हमारी परंपरा और संस्कृति आजीवक संस्कृति और परंपरा है। आप श्रमिक संस्कृति के अनुरूप उत्सव और त्योहार मनाइए। होलिका दहन यह सब ब्राह्मण धर्म का प्रक्षिप्त है, हिंसक आख्यान और मिथक है। स्त्री को जलाना कोई उत्सव नहीं, वर्णवादी राजनीति है। भारत में वर्णवादी परजीवियों के पास
कोई उत्सव त्योहार नहीं है। उनके पास केवल हिंसा, दूसरों के श्रम पर अवैध कब्जे हैं। दूसरी तरफ कमाकर खाने वाले श्रमिक और किसान के उत्सवों और त्योहारों की भरमार है। ब्राह्मणवाद ने इन त्योहारों में अपनी हिंसा और नफरत का कचरा भरकर इन्हें विकृत कर दिया है। इन त्योहारों का उद्धार करने के लिए इनके भीतर ब्राह्मण और श्रमिक तत्वों की अलग अलग पहचान करनी हो। दिवाली हो और चाहे दशहरा हो, हिंसा और प्रेम साथ साथ नहीं चल सकते। जहां हिंसा और घृणा होंगे वहां प्रेम और सद्भाव नहीं हो सकते। दरअसल वर्तमान द्विजों के पुरखे आर्य मार काट करके भारत पर कब्जा किए हैं और यही इनके लिए असत्य पर सत्य की विजय है, अन्याय पर न्याय की जीत है, अच्छाई पर बुराई की जीत है आज कहकर उत्सव और त्योहार मनाते हैं। इन्होंने अपनी जीत को हमारी जीत बताकर अपने इतिहास को हमारा इतिहास बनाने की कारगुजारी की है। इनके हिंसा का इतिहास हमारे प्रेम के इतिहास में मिलकर हमारे प्रेम को जहर बना दिया है। प्रेम और हिंसा दोनों मिलकर अमृत नहीं जहर ही बनते हैं और जहर को शंकर ने पिया था। कांशीराम साहब अम्बेडकरवाद की राजनीति करते थे, इसलिए वे धर्म को लेकर बुद्ध का यदा कदा जिक्र कर लेते थे। लेकिन अम्बेडकरवाद से आगे की उनकी राजनीतिक रणनीति और वैचारिक उद्बोधन सदगुरु रैदास और कबीर से अप्रेरित प्रतीत होती है। उन्होंने पूना पैक्ट का विरोध किया, पूना धिक्कार दिवस मनाया, डॉक्टर अंबेडकर के एनहिलेशन ऑफ कास्ट के खिलाफ जातीय मजबूती और गठजोड़ पर ध्यान दिया। दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों में जन्मे संतों, गुरुओं और ऐतिहासिक महापुरुषों की शिनाख्त कर नई सांस्कृतिक पहचान बहुजन बनाई। वे लगातार प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके बैनर से बुद्ध को निकाल दें तो विशुद्ध रूप से कांशीराम साहब आजीवक कौम के महान योद्धा साबित होंगे। कांशीराम साहब केवल नेता ही नहीं थे, एक विचारक, लेखक और संपादक भी थे। लगभग 2 दर्जन प्रकाशनों का कार्य भी देख चुके थे। पूरे देश में प्रिंट मीडिया का उनका स्वतंत्र नेटवर्क तैयार था। बहुजन संगठक, हिंदी साप्ताहिक और ऑपरेस्ट इंडिया अंग्रेजी में वह खुद संभालते थे। उनकी तुलना भारत के किसी भी राजनेता से नहीं की जा सकती। वे जिन परिस्थितियों में अपने सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत सत्ता प्राप्त करी, उसका उदाहरण दुनिया में बिरला ही मिलती है। इसी के साथ आज हम यहीं समाप्त करते हैं।